जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है। अब केवल 15 दिन बचे हुए हैं आपके बोर्ड के पेपर्स में और आई होप सबकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। अगर किसी रीजन से नहीं भी हो पाई है तो इस वीडियो को देखने के बाद हो जाएगी। आज हम ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th की पूरी एनसीईआरटी बेस्ड जितने भी कॉन्सेप्ट हैं और जो कॉन्सेप्ट क्वेश्चंस भी होती हैं वो सारे हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, क्वेश्चंस इस वीडियो में मैंने नहीं कराए हैं क्योंकि फिर बहुत लंबी वीडियो हो जाती है, क्या पता लोग देखते या नहीं देखते, क्योंकि ये नया चैनल है मेरा, है ना। ठीक है, तो बस 10 मिनट भरोसा रखो, शुरू करते हैं, है ना। ट्रिग्नोमेट्री अपनी तो सब लोगों को पता है। ट्रिग्नोमेट्री जो है वो एक ट्रायंगल से निकलती है। कौन सा ट्रायंगल होता है? राइट एंगल ट्रायंगल होता है। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? ऐसा ट्रायंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है, हिंदी में कहती है समकोण त्रिभुज, यूपी बोर्ड वालों के लिए। ठीक है, तो हमारे पास एक ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें 90 डिग्री का एक एंगल होता है। 90 डिग्री की जो सामने वाली साइड होती है, अब साइड की बात करेंगे, 90 डिग्री के सामने वाली साइड होती है अपनी हाइपोटेन्यूज, हाइपो यानी कि कर्ण। अच्छा, अब दो साइड बची जो कि होती है परपेंडिकुलर और बेस हमें पता है, लेकिन 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 मैं केवल हाइपोटेन्यूज से बता सकता हूँ क्योंकि 90 डिग्री का एंगल हमें पता होता है ये वाला, तो इसके सामने जो होगी वो फिक्स होती है हाइपोटेन्यूज। लेकिन मैं कभी ये नहीं बता सकता कि इन दोनों में से कौन सी परपेंडिकुलर है और कौन सी बेस है यानी कि आधार है। उसके लिए मुझे एक एंगल को प्रेफरेंस में लेना पड़ेगा, है ना। एक एंगल की नजर से देखना पड़ेगा। तो अब जैसे ये दोनों साइड तो अननोन थी, ये मुझे नहीं पता कि कौन सी इसमें परपेंडिकुलर है कौन सी बेस है, तो मैंने इस एंगल को ले लिया जैसे कि। तो इस एंगल की अगर मैं नजर से देखूंगा तो इस एंगल की जो सामने वाली साइड होगी वो होगी परपेंडिकुलर यानी कि लंब, और जो बचेगी साइड नीचे वो हो जाएगी अपनी बेस आधार। जैसे कि ये वाला ट्रायंगल देख लो, ये पी क्यू आर है, ये 90 डिग्री का एंगल है, इसके सामने वाली हाइपो हो गई अपनी साइड जो कि फिक्स है। हाइपोटेन्यूज जो होती है वो फिक्स होती है, ठीक है, ये चेंज नहीं होती है। तो उसके बाद अगर अब देखो मैंने क्या किया, मैंने जो एंगल पी है, पी एंगल है ना, पहले हमने इस वाले में इस एंगल को लिया था, इसमें ले लेते हैं पी एंगल को। अगर मैंने इसको मैंने रेफरेंस में ले लिया है ना, तो इस एंगल की जो सामने साइड है वो हो जाएगी परपेंडिकुलर, है ना, अपनी लंब, और जो बचेगी साइड वो हो जाएगी बेस। तो इस तरीके से हमारी तीनों साइड है हम लोग पता करते हैं। अब एक और कॉन्सेप्ट है बहुत अच्छा सा, जैसे मैं एफ एफ कहता हूँ यानी कि फैंटास्टिक फैक्ट, जो कि एमसीक्यूज में बड़ा इंपॉर्टेंट होता है ना, लेकिन जनरली हम लोग भूल जाते हैं। क्या है? जो हाइपो होती है किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में वो सबसे बड़ी साइड होती है, परपेंडिकुलर से भी और बेस से भी। ठीक है, अलग अलग इंडिविजुअल की बात कर रहा हूँ सेपरेटली, दोनों के सम से बड़ी होती है ये नहीं कह रहा, वो तो छोटी हो सकती है दोनों के सम से, है ना। इंडिविजुअली परपेंडिकुलर और बेस से जो कर्ण होती है अपनी हाइपो वो बड़ी होती है, ये आपको याद रखना है अच्छे से। अब क्योंकि हमें तीनों साइड पता है तो तीनों साइडों से रिलेटेड एक फॉर्मूला भी होता है, जल्दी बताओ कौन सा होता है। कैसी बातें कर रहे हो, सामने तो लिखा हुआ है। कौन सा होता है? पाइथागोरस फॉर्मूला होता है, जिसमें कि क्या कहते हैं कि एच का स्क्वायर यानी कि अपनी जो हाइपो है कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर पर प्लस बेस के स्क्वायर के। ठीक है, ये बचपन से हम लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं ये वाला फॉर्मूला, लेकिन 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 इसका यूज कहाँ करना है? इसका यूज जब करना है जब हमें एक या दो साइड दे रखी होंगी और हमें तीसरी कोई अननोन साइड निकालनी होगी इन्हीं तीनों में से, है ना। अब वो क्वेश्चंस नहीं देगा बना के वो 7th 8th वाले बच्चों के, जो बड़े बड़े क्वेश्चंस आएंगे उनके बीच में हमें ये साइड निकालनी पड़ेंगी। तो इसका यूज कहाँ है फॉर्मूले का, वो इंपॉर्टेंट है पता होना, कि टू फाइंड अननोन साइड। अगर हमें कोई अननोन साइड निकालनी होगी तो हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। ठीक है, अच्छा अब इतना सब कुछ हो गया है तो एक और बात जो कि सबको पता होगी, एंगल सम जो प्रॉपर्टी होती है, किसी भी त्रिभुज के तीनों अंदर वाली जो एंगल्स होती हैं उनका सम होता है 180 डिग्री। एंगल ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री। इतना ये तो सब बेसिक चीजें हैं ना, ट्रिग्नोमेट्री जब आपने पढ़ी होगी तो ये सब चीजें पढ़ी होंगी। अब हम आते हैं अपनी जो मेन चीजें जो यहाँ से स्टार्ट होती हैं वो है अपना ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आई रही, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब बात करते हैं, देखो तीनों साइड हमारे पास थी अवेलेबल, लेकिन लोगों को मजा नहीं आया ना, वो मीम है ना बोली, मजा नहीं आ रहा है। ठीक है। तो जो तीनों साइडें थी हमारे पास, अब इन्होंने कहा कि तीनों साइडें तो मिल गई लेकिन कुछ करो इन तीनों साइडों का। तो इन्होंने कहा तीनों साइडों के हम रेशियोज बनाते हैं अलग अलग तरीके से। जैसे हमारे पास ये तीनों साइड है, जैसे तीन लोग बैठे हुए हैं अपने पास, जिसमें एच अपना सबसे बड़ा भाई है, ये दो छोटे भाई हैं। तो इन्होंने क्या किया कि रेशियोज बना दिए इन तीनों साइडों के। जैसे सबसे पहले हमने एक रेशियो बनाया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज का। ठीक है, परपेंडिकुलर, एक बार परपेंडिकुलर ले लेते हैं एक बार हाइपो ले लेते हैं। हाइपो बड़ी है तो ठीक है, एक बार ये वाला भाई एक बार बड़ा वाला भाई। ठीक है, अब इन्होंने कहा अब क्या करते हैं, अब दो का रेशियो बनाना है ना, तो एक बार ले लेते हैं बेस और एक बार बेस और हाइपोटेन्यूज, एक बार बेस
और एक बार अपना हाइपोटेन्यूज, ठीक है। एक बार छोटा भाई बड़ा भाई, फिर छोटा भाई, फिर बड़ा भाई। अब कौन से पेयर रह गए बनाने के लिए, परपेंडिकुलर और बेस रह गया। तो एक बार इन्होंने कहा कि परपेंडिकुलर ले लो और बेस, एक बार पी और एच का रेशियो बना लेते हैं, एक बार बी एच का बना लेते हैं, एक बार पी और बी का रेशियो बना लेते हैं। कह रहे 3 तो बन गई, क्या और भी बन सकते हैं कोई रेशियो? हाँ, इनका उल्टा कर दो, 2 बन जाएंगे। तो एक रेशियो हो जाएगा अपना एच अपॉन पी, एक हो जाएगा एच अपॉन बी, और एक हो जाएगा बी अपॉन पी। तो कुल मिलाकर इन्होंने इन तीनों साइडों से ये 6 रेशो बना लिए। अच्छा, अब रेशो तो बन गए 6, लेकिन इनकी अब नामकरण की बात आती है ना, तो पंडित जी ओपलाइज है। अब पंडित जी ने नामकरण बड़ा अच्छा सा किया, जैसे पूरी ट्रिग्नोमेट्री इन्होंने बना डाली। तो इन्होंने क्या किया कि ये जो हमने 6 रेशोज इन लोगों ने बनाए थे, तो अब इनका नामकरण करने की बारी आती है। तो इन्होंने कहा कि अब देखो, पहले एक बात सुनना, ये रेशोज हम कब बना पा रहे हैं? ये रेशोज जब बना पा रहे हैं जब मुझे परपेंडिकुलर और बेस पता है। परपेंडिकुलर और बेस कब पता है? क्या मुझे परपेंडिकुलर बेस पहले से पता था? नहीं पता था, जब तक ये एंगल की एंट्री नहीं हुई। तो कुल मिलाकर जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो होती हैं वो एक एंगल के लिए होते हैं, ठीक है, एक स्पेसिफिक एंगल के लिए होते हैं। जैसे कि ये परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रेशियो है। अब मुझे क्या पता है इन दोनों में कौन सी परपेंडिकुलर है? तो कोई एंगल होगा तभी तो पता चलेगा। तो हम एंगल सी को ले लेते हैं, है ना। तो इन्होंने कहा जो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का जो रेशियो होता है उसका हम नाम रखेंगे साइन। अब अकेला साइन कुछ नहीं होता है, एंगल लेना पड़ेगा, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कौन सा परपेंडिकुलर होगा, है ना। तो अकेला साइन कुछ नहीं होता, साइन ऑफ एंगल सी, ये वाला एंगल हम ले रहे हैं, सी प्रेफरेंस मानना है, ठीक है। आप कोई सा भी पी मान सकते हैं, आर मान सकते हैं, है ना। तो साइन ऑफ एंगल सी जो होगा वो होगा पी अपॉन एच, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज के रेशियो के बराबर। अब ये साइन सी, साइन ऑफ सी यानी कि जो सी एंगल है उसके जो साइन होंगे, उसका जो रेशियो होगा परपेंडिकुलर एच का, उसका नाम रख दिया इन्होंने साइन। ऐसे ही अब बी और एच की बारी आती है ना, तो बी और एच का इन्होंने क्या नाम रखा? इसका नाम रखा इन्होंने कॉज, कॉज ऑफ एंगल सी। एंगल सी के लिए बी और एच का जो रेशियो होगा उसका नाम होगा कॉज। एंगल सी के लिए पी और बी परपेंडिकुलर अपॉन बेस का जो रेशियो है उसका नाम रखा टेन। टेन ऑफ एंगल सी इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। इन तीनों के नामकरण हो गए, इनके भी नाम रख दो जो हमने उल्टे किए थे। इसका नाम इन्होंने रख दिया कोसेक, कोसेक ऑफ एंगल सी। एंगल सी के लिए, एंगल सी के लिए जो एच अपॉन पी का रेशियो है उसका नाम है कोसेक, ठीक है। एच अपॉन बी का जो रेशियो है उसका नाम है सेक, सेक ऑफ एंगल सी। इसका जो उल्टा था उसका नाम इन्होंने रख दिया कॉट ऑफ एंगल सी। यहाँ से नामकरण इनका हो गया, ठीक है। अब एक बात याद रखना, पहली मैंने क्या कहा था, साइन ऑफ एंगल सी, तो इसका मतलब ये नहीं है क्या कहते हैं कि साइन साइन इंटू सी कर दो। साइन का एंगल सी में मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। जो एंगल सी के लिए जो साइन है, एंगल सी के लिए जो पी अपॉन एच का जो रेशियो है वो है साइन, उसका नाम है साइन। साइन का सी में मल्टीप्लाई हम लोग नहीं कर रहे हैं, ये बात अभी हम लोग अपने एक और एफ एफ में लिखेंगे, जैसे हमने यहाँ पे बनाया था फैंटास्टिक इफेक्ट। ये भी याद रखना है कि साइन ऑफ एंगल थीटा, जैसे अब ये थीटा क्या चीज है, थीटा ये चीज है, जैसे कि ये तो पॉइंट सी था तो मैंने इसको एंगल सी मान लिया, जरूरी है इस एंगल का भी नाम रखो, जैसे इन्होंने इन सब के नाम रखे वैसे इन्होंने क्या पता एंगल का नाम थीटा रख दिया हो। अब जो हो गया एंगल थीटा, तो ये साइन ऑफ एंगल ये थीटा हो जाएंगे सब, इससे ही हमने जो माना था वो एंगल थीटा हो जाएगा। यहाँ पे भी एंगल थीटा हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, ये भी सब सी को थीटा कर देते हैं, है ना। तो साइन ऑफ एंगल थीटा जो है वो इज नॉट इक्वल टू साइन इनटू थीटा, जो एंगल है उसका साइन में मल्टीप्लाई नहीं हो रहा। ये अपना एक और फैंटास्टिक फैक्ट है जिसको हमें याद रखना है, ठीक है। तो हमारा यहाँ तक हो गया था इतना। अब बार बार कुछ प्रॉब्लम आ जाती है तो जाना पड़ता है ना। तो इसको हम लिख लेते हैं वैसे करके, पी बी पी अपॉन ये क्या था अपना एच एच बी, ठीक है। एक टेबल टाइप की ऐसे करके बना लो याद रखने के लिए। इस तरीके से यहाँ पर लिखेंगे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, और ये इसका उल्टा कॉसेक थीटा, सेक थीटा, और ये कॉट थीटा, ठीक है। अब देखो मैं किसी उसकी जो आपकी ट्रिक होती है वो तो उससे तो मैं याद करता नहीं हूँ, ठीक है, क्योंकि इसमें याद करने में है ही क्या। देखो दो तीन अपने पास साइड सी, उन तीनों को रेशियो में बांटना है, एक बार पी और एच का, एक बार बी और एच का, एक बार पी बी का, फिर इनका उल्टा कर दो, ठीक है। अगर आपको अगर ट्रिक से याद होता हो तो आप कोई भी ट्रिक यूज कर सकते हो, 2-3 ट्रिक है वो सब आपको पता है, ठीक है। मैं फिलहाल कोई ट्रिक नहीं बता रहा हूँ। लेकिन अब देखो, तो यहाँ पे जो साइन है, ठीक है, तो साइन थीटा क्या है अपना पी अपॉन एच, यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो ऊपर से देखो, ऊपर साइन थीटा है तो पी अपॉन एच कॉस थीटा है,
बी अपॉन एच टेन थीटा पी अपॉन बी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। नीचे कोसेक थीटा, ठीक है, इसका उल्टा होता है ना, तो नीचे से देखेंगे तो कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा एच अपॉन पी, सेक थीटा एच अपॉन बी और कॉट थीटा बी अपॉन एच। हिंदी वालों के लिए बता देता हूँ, उनके लिए था एल ए एल बटे के ए, एल बटे का मैं भी यूपी बोर्ड से था, टेंशन मत लो, ठीक है। तो ये अपना था लंब आधार लंब, ठीक है, के ए लाल बटे कक्का इसको बोलते थे अपने टाइम में, ये इस तरीके से कुछ था, ठीक है। तो ये भी साइन कॉस टेन वही सब चीजें हैं, ठीक है, लंब बटे कर्ण आधार बटे कर्ण लंब बटे आधार जो भी है अपना, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया। अब एक चीज और है, अब ये वाला पोर्शन ध्यान से देखना है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हमने देखा जो साइन का रेशियो है पी अपॉन एच, ठीक उसका उल्टा है कोसेक का रेशियो एच अपॉन पी। तो यहाँ से एक बात पता चलती है, क्या पता चलती है कि जो साइन होता है, साइन थीटा जो होगा वो कोसेक थीटा का उल्टा होगा, है ना, रेसिप्रोकल होगा बिल्कुल। तो ये हो जाएगा वन अपॉन कोसेक थीटा, तो साइन थीटा हो जाएगा अपना वन अपॉन कोसेक थीटा। ये बात भी अगर आपने पढ़ी होगी तो पता होंगे, है ना। कोसेक थीटा जो जो कॉस थीटा है वो अपना बी अपॉन एच और इसका उल्टा होता है, ठीक, एच अपॉन बी, है ना। तो जो सेक थीटा है कोस थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा वन अपॉन सेक थीटा के, ठीक इसी तरीके से जो टेन थीटा का है वो अपना रेशियो क्या है पी अपॉन बी, इसका उल्टा होता है बी अपॉन पी। तो टेन थीटा जो है वो कॉट थीटा का उल्टा हो जाएगा, है ना, रेसिप्रोकल। तो टेन थीटा इज इक्वल टू वन अपॉन कॉट थीटा हो जाएगा। अब दो चीजें और आती हैं, एक क्या होता है, साइन थीटा को हम लिख सकते हैं, सॉरी साइन नहीं टेन, एक सेकंड, टेन थीटा को हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। ऐसा क्यों कर सकते हैं भाई, देखो टेन का रेशियो क्या कह रहा है, टेन का रेशियो कहता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब देखो ये बताता हूँ कैसे कि टेन थीटा जो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है, साइन थीटा अपना क्या होता है, साइन थीटा है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज और कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो अगर मैं इन दोनों को डिवाइड करता हूँ, साइन थीटा बटे कॉस थीटा करेंगे तो इनकी वैल्यूज को भी डिवाइड करेंगे तो एच से एच कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस जो कि होता है अपना टेन थीटा के इक्वल। तो यहाँ से ये जो आइडेंटिटी है वो हमें पता चल जाती है कि टेन थीटा जो है वो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के इक्वल होता है। अब देखो क्योंकि टेन जो है वो कॉट का उल्टा है, टेन और कॉट आपस में भाई भाई है ना, ये दोनों उल्टे हैं, तो यहाँ से जो कॉट थीटा है उसकी भी एक और वैल्यू आती है। साइन, अब टेन थीटा क्या था, साइन अपॉन कॉस, अब क्योंकि कॉट टेन का उल्टा है तो ये हो जाएगा कॉस अपॉन में साइन थीटा, ठीक है। तो ये जो है तीन चार चीजें बातें ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखनी है। साइन जो होता है वो कोसेक का उल्टा है, कोसेक का उल्टा है टेन कॉट का है, टेन को हम साइन अपॉन कॉस भी लिख सकते हैं, कॉट को कॉस अपॉन साइन भी लिख सकते हैं। अब देखो आगे और भी आइडेंटिटीज आएंगी, है ना, तो उसमें क्या होता है ना कि भूल जाते हैं कौन किसके साथ था, तो ये आपको याद याद रखना है बस, ठीक है। ये भाई भाई है, कौन, साइन और कोसेक भाई है, कॉस और सेक भाई है, टेन और कॉट भाई है, ठीक है। और ये दोनों तो आपको याद रखनी है, ये तो याद रख लोगे, है ना, टेन थीटा साइन कॉस का होता है और कॉट उसका उल्टा कोसाइन का होता है। तो ये आपको याद रखनी है, ये भाई भाई है। अब जो आगे आइडेंटिटीज आएंगी, है ना, ट्रिग्नोमेट्री वाली, उसमें हम लोग देखेंगे कैसे करते हैं फिर। तो अब इतना हो गया है ना। अब इसी से रिलेटेड एक इसका एग्जाम्पल के क्वेश्चन नहीं करेंगे, केवल इसका एक एग्जाम्पल जिसमें ये सारी चीजें इंक्लूड हो जाएंगी उस एग्जाम्पल में, वो एग्जाम्पल करते हैं, ठीक है। मैं इसको मिटा लेता हूँ, कुछ देखना हो तो देख लो, हम मिटा लूंगा नहीं, एडिटिंग का जमाना है। वन टू थ्री, तो ये वाला क्वेश्चन हम करेंगे एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है। क्वेश्चन ज्यादा नहीं कराऊंगा, ठीक है, एक बस एक एग्जाम्पल के तौर पर है, जिससे हमने जो भी पढ़ा ना वो सब हमारा रिवीजन हो जाएगा। फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल आर, एंगल आर के लिए सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पता करने हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था बिना एंगल के कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नहीं निकलता है ना, तो एंगल आर के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बताने हैं। अब सब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बताने तो हमें सबसे पहले तो तीनों साइडें पता होनी चाहिए। तो इस एंगल के लिए ये हो जाएगी अपनी परपेंडिकुलर, ये तो है ही हाइपोटेनस जो आपको पता है वो तो फिक्स होती है, ये हो जाएगी नीचे वाली अपनी बेस, लेकिन ये दोनों तो पता है, बेस तो पता है नहीं। अब याद करो कोई अननोन साइड निकालनी है, क्या करेंगे, याद आ रहा, पाइथागोरस फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। पाइथागोरस यूज करेंगे, क्या होता है एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे हमें एच दे रखी है 5 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर दे रखा है 4 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमें निकालना है, तो यहाँ से बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, यहाँ से 5 माइनस 4 का स्क्वायर, यहाँ से बी आ जाएगा अपना अंडर रूट में 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, ठीक है। तो बी कितना आ जाएगा, रूट ओवर ऑफ 25 माइनस 16 बचेंगे 9 और बी आ जाएगी अपनी 3, तो बी क्या आ गई 3 यूनिट। यहाँ पे कुछ लिखा नहीं है यूनिट सेंटीमीटर वगैरह हो तो वो लिख देना, ठीक है।
तो यहाँ से जो बेस है अपना वो आ जाएगा 3। अब मुझे तीनों साइड पता चल गई। अब जब मुझे तीनों साइड पता चल गई तो मैं एंगल आर के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बता सकता हूँ। ठीक है, साइड में पेपर में भी यही करना। अगर एक बार जो पीछे वाला पेज होता है उसमें एक बार ऐसे करके लिख लेना पी बी पी अपॉन एच एच बी। ठीक है, ये वाली टेबल हमने याद करी थी, याद है ना। ठीक है, अब एंगल आर के मुझे सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बताने हैं। तो सबसे पहले अपने निकालेंगे साइन आर। साइन आर, साइन क्या होता था, साइन होता था ये, साइन क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन पी अपॉन एच। परपेंडिकुलर क्या चीज है, 4, और हाइपोटेन्यूज कितना है, 5। तो साइन आर की वैल्यू कितनी आ गई, 4/5। ऐसे ही कॉस आर के लिए निकालेंगे। कॉस क्या होता है, बेस अपॉन एच, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, पहले लिख लेते हैं। ऐसे ही टेन के लिए निकालेंगे। टेन आर, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बताने हैं इसमें, सब बता रहे हैं। टेन आर क्या हो जाएगा अपना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यहाँ से आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी कि अगर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज सारे पूछे तो हमें किस तरीके से करना है। पहले तीनों साइड पता करनी है, उसके बाद सारे रेशियोज निकाल देंगे। तो टेन आर क्या हो जाएगा, पी अपॉन बी। उसके बाद अपने सारे साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक। थीटा नहीं है यहाँ पर, एंगल का नाम आ रहा है तो आर लेके चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कोसेक आर क्या हो जाएगा अपना उल्टा, एच अपॉन पी, हाइपोटेन्यूज अपॉन में परपेंडिकुलर। कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक आर क्या हो जाएगा, सेक क्या है, एच अपॉन बी, यानी कि हाइपोटेन्यूज अपॉन में बेस। और लास्ट अपना क्या हो जाएगा, कॉट। कॉट आर के लिए क्या लिखेंगे, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, तो यहाँ से कॉस की वैल्यू क्या आ जाएगी, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस आर बेस अपॉन आर। बेस क्या है 3, बेस क्या है 3, ये इसके लिए परपेंडिकुलर था। 3 अपॉन में एच कितना है 5। तो कॉस आर की वैल्यू कितनी आ गई, 3/5। ऐसे ही टेन के लिए निकालेंगे। टेन क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस 4/3। ऐसे ही कोसेक के निकालेंगे। कोसेक आर क्या चीज है, एच अपॉन पी, एच अपॉन पी हाइपोटेन्यूज अपॉन में परपेंडिकुलर 4/5। अब देखो साइन कोसेक का उल्टा होता है, पिछले हमने फॉर्मूला पढ़ा था, साइन आर बराबर यहाँ से हो जाएगा 1 अपॉन कोसेक आर। ठीक है, ये दोनों रेसिप्रोकल है। यहाँ से भी हमें पता चल रहा है कि देखो साइन आर की वैल्यू कितनी है 4/5 और कोसेक आर की कितनी है 5/4। यहाँ से सेक डिडक्ट, जो अपना सेक आ रहा है वो क्या हो जाएगा, एच अपॉन पी। एच कितना है 5, बी कितना है 3। कॉट क्या हो जाएगा, बी अपॉन पी, बी अपॉन पी 3/4। तो यहाँ से हमने इसके सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो हमसे पूछे जा रहे थे उनकी हमने सबकी वैल्यू निकाल दी है। इस क्वेश्चन में बस इतना ही करना था। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या किया, पाइथागोरस फॉर्मूले से जो हमें अननोन साइड नहीं पता थी वो हमने निकाली। उसके बाद हमने सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के फॉर्मूले निकाल दिए। तो इस तरीके से एक एग्जाम्पल के तौर पर क्वेश्चन था। बाकी इसके बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है जो कि PYQs है, पिछले साल CBSE यूपी बोर्ड में आई हुई है, वो हम अगली जो आने वाली वीडियो है उसमें करने वाले हैं, है ना। तो इस वीडियो को देखने के बाद उसे जरूर देखना। ठीक है, अब क्या करते हैं, इतना हो गया है। अब एक नए कॉन्सेप्ट पे चलते हैं, और नया जो कॉन्सेप्ट है ना वो अपने आप में क्वेश्चंस भी है, और वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन में भी आता है और वो पूरा कॉन्सेप्ट भी है, जिसे हम अभी समझते हैं। इसे मैं एक बार इरेज कर देता हूँ। सो दिस इज द क्वेश्चन, यही वो क्वेश्चन है जो अपने आप में एक कॉन्सेप्ट भी है और पूरा एक क्वेश्चन भी है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। 100% आ सकता है। ठीक है, इसके चांसेस है। क्या है, इफ एंगल बी एंड एंगल क्यू आर एक्यूट एंगल सच दैट साइन बी बराबर है साइन क्यू के। तो हमें प्रूव करना है कि एंगल बी बराबर होगा एंगल क्यू के, है ना। एंगल बी और क्यू कैसे एंगल, एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल क्या होते हैं, जो 90 से छोटे होते हैं। तो उनका अगर साइन दोनों का बराबर है ना, साइन ऑफ एंगल भी बराबर है साइन ऑफ एंगल क्यू के, तो हमें प्रूव करना है कि एंगल भी बराबर होगा। ये तो बड़ा इजी है। कैसे होगा भाई, अगर साइन बी बराबर है साइन क्यू के, है ना, तो साइन से साइन कैंसिल कर देते हैं, एंगल भी बराबर हो जाएगा एंगल क्यू के। लो, इतना सही है क्या, नहीं ये गलत तरीका है। हमने पढ़ा था ना कि जो साइन, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ साइन ऑफ एंगल बी, तो साइन ऑफ एंगल बी का मतलब ये थोड़ी है कि साइन का बी मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर ऐसा होता तो हम साइन से साइन काट सकते थे। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली इनडायरेक्टली होता ऐसा ही है कुछ कुछ, है ना। जब हम क्वेश्चन करते हैं तो डायरेक्ट साइन से साइन काट के एंगल भी बराबर एंगल लेते हैं, लेकिन वो होता क्यों है वो ये पूछा जा रहा है। ये चीज पहले से ही प्रूवन है कि अगर कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपस में अगर इनके बराबर है तो ये एंगल भी बराबर होंगे। ये चीज पहले से प्रूवन है, लेकिन हमें इसे प्रूव करना है। ठीक है, तो पहले इसको इरेज कर दो। तो हमें क्या दिया हुआ है, हमें गिवन है साइन बी इज इक्वल टू साइन क्यू। ठीक है, और हमें प्रूव क्या करना है, एंगल बी बराबर है एंगल क्यू के। तो हमें
प्रूव करना है क्या, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू। दो एक्यूट एंगल है मेरे पास, तो मैं दो एक ट्रायंगल बना लेता हूँ, ठीक है। एंगल बी, जैसे ए बी सी, ये वाला एंगल बी मान लेते हैं, ठीक है। एक्यूट एंगल है, एक और ट्रायंगल बनाएंगे छोटा सा, उसमें लिख लेंगे ये है एंगल क्यू, तो इसको कर लेंगे पी क्यू आर, ये अपने राइट एंगल हो जाएंगे, ठीक है। इसमें ये एंगल हो जाएगा क्यू, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, देखो एंगल बी बराबर एंगल क्यू हमें प्रूव करना है ना, और साइन बी हमें दिया हुआ है साइन क्यू के। अब मुझे ये बताओ इस वाले एंगल में साइन बी क्या होगा। ये एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये हाइपोटेन्यूज है, सबको पता है, ठीक है। तो साइन बी क्या होगा, साइन बी इज इक्वल टू साइन क्यू। साइन बी क्या हो जाएगा, साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। यानी कि एसी जो साइड है, एसी अपॉन में हाइपोटेन्यूज क्या है, ए बी, इज इक्वल टू साइन क्यू। इस वाले ट्रायंगल में देखो साइन क्यू जो है अपना, इसके लिए ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज और ये बेस, परपेंडिकुलर पी आर अपॉन में हाइपोटेन्यूज क्या है, पी क्यू। अब इसमें ट्रायंगल वाली बात आ जाती है थोड़ी सी, जो कि ध्यान से सुनना, ठीक है। मुझे ये दोनों एंगल प्रूव करने हैं कि ये दोनों एंगल बराबर हैं, ये दोनों एंगल बी और एंगल क्यू, ठीक है। ये एंगल जब मैं प्रूव कर सकता हूँ कि ये दोनों एंगल बराबर है, जब मुझे ये पता चल जाए कि ये दोनों ट्रायंगल भी बराबर है, ठीक है ना। अगर ये दोनों ट्रायंगल बराबर होंगे तो सीधी सी बात है एंगल भी बराबर होंगे। अब ट्रायंगल बराबर प्रूव करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ट्रायंगल वाले चैप्टर में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि अगर दोनों ही ट्रायंगल को हमें बराबर करना है तो उनकी जो कॉरेस्पॉन्डिंग, कॉरेस्पॉन्डिंग नहीं उनकी जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स होती हैं ना, संगत भुजाएं जो होती हैं, वो हम अगर उनके जो रेशियो है अगर उसको बराबर कर देते हैं तो वो दोनों एंगल जो है ट्रायंगल सॉरी वो बराबर हो जाएंगे, ठीक है। जैसे कि ये वाली इसकी साइड है और इसकी ये वाली साइड है, इसकी ये साइड, इसकी ये साइड, इसकी ये साइड और इसकी ये साइड, ठीक है। इनके रेशियो अगर बराबर आ जाए, अगर इनके रेशियो बराबर होंगे इन कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के, है ना, तो ये ट्रायंगल दोनों बराबर होंगे, और ट्रायंगल ट्रायंगल दोनों बराबर होंगे तो उनका एंगल भी बराबर, ये और एंगल भी बराबर होंगे, है ना। अब देखो मुझे क्या करना है, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बराबर करना है, ठीक है। आपकी तरह सोच रहा हूं मैं, यहाँ पर तो हमारे पास ए सी अपॉन ए बी है, ये तो इसी ट्रायंगल की बात चल रही है सब कुछ, इसमें इसका तो कुछ आया ही नहीं। तो मैं क्या करूं, क्योंकि ये दोनों ठीक है बराबर है, तो मैं क्या करता हूँ पी क्यू को इधर ले जाता हूँ, तो पी क्यू अपॉन इसको ऐसे रहने दूंगा ए बी इज इक्वल टू ये ए सी यहाँ आ जाएगा पी आर अपॉन में ए सी। अब देखो, अब देखना ऐसा हमने क्यों किया, पी क्यू अपॉन ए बी, देखो पी क्यू क्या, पी क्यू अपॉन में ए बी, ये दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, ये दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग साइड है ए और बी और पी और क्यू, ठीक है। दोनों हाइपोटेन्यूज है, इनका रेशियो बराबर है पी आर अपॉन ए सी। अब ये पी आर क्या चीज है, पी आर है ये वाली साइड परपेंडिकुलर और ए सी है ये वाली साइड। देखो हो गया कि नहीं हो गया, इन दोनों साइड का रेशियो और इन दोनों साइड का रेशियो हमारे पास आ गया, जो कि बराबर है, जो कि बराबर है। अब मुझे क्या रह गया सिर्फ बराबर प्रूफ करने के लिए, ये वाली जो बेस है, इसका बेस और इसका बेस, अगर मैं इन दोनों साइड का जो रेशियो है वो भी अगर मैं इसी के बराबर कर दूं कैसे भी करके, तो ये ट्रायंगल दोनों बराबर हो जाएंगे, जिससे ये एंगल बराबर हो जाएंगे, हमें पता चल जाएगा, है ना। अब उसको पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यानी इन दोनों जो साइड्स हैं इनका रेशियो, ये वाली साइड की कौन सी है, आर क्यू या क्यू आर बोल देते हैं इसको, क्यू आर अपॉन में ये हो जाएगी बी सी, ठीक है। इन दोनों का जो रेशियो है वो मुझे इसके बराबर प्रूव करना है। अब हम क्या करेंगे, तो अगर इसको इसके रेशियो को इसके बराबर वो करना है तो मैं इसको क्या करता हूँ के मान लेता हूँ, है ना। अगर इसको हम के मान लेंगे, इन दोनों के रेशियो को के मान लेते हैं इसके बराबर, तो ये क्या हो जाएगा पी क्यू अपॉन ए बी, ये जो रेशियो वो भी के बराबर होगा, और पी आर अपॉन में ए सी जो है वो भी के बराबर हो जाएगा। अभी हमने क्यों माना पता चल जाएगा, है ना। अगर ये दोनों आपस में बराबर है और वो के बराबर है तो ये भी के बराबर हो जाएगी और ये भी के बराबर हो जाएगी, ठीक है। हमने के इसको क्यों माना है, अब मैं क्या करूंगा, ये दोनों तो के बराबर है, मैं इसको भी के बराबर अगर मैं प्रूव कर दूं, है ना, तो ये भी के बराबर, ये दोनों भी के बराबर, तो ये तीनों ही जो कोरस्पॉन्डिंग साइड है उनके रेशियो जो होंगे वो के इज इक्वल टू हो जाएंगे। यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि दोनों ही ट्रायंगल जो है वो बिल्कुल सेम सेम है, और ट्रायंगल सेम सेम है तो इनका जो एंगल है बी और जो एंगल है क्यू वो भी सेम सेम होगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखो
क्यू आर क्या चीज़ है, क्यू आर है ये, क्यू आर है ये जो कि ये बेस, बेस क्या होता है, पाइथागोरस फॉर्मूला याद है, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ से बी की वैल्यू क्या आएगी, बी स्क्वायर हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहाँ से बेस की वैल्यू आ जाएगी रूट ओवर ऑफ एच स्क्वायर माइनस के पी स्क्वायर। ये जो बी है आर क्यू, इस तो इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ ये चीज़, है ना। तो इसका एच क्या है, पी क्यू का स्क्वायर, तो मैं जो क्यू आर है उसकी जगह लिखूंगा अंडर रूट में हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर यानी पी क्यू जो है पी क्यू का स्क्वायर माइनस में परपेंडिकुलर है पी आर का स्क्वायर, ठीक है, अपॉन बी सी क्या चीज़ है, बी सी है ये, सेम टू सेम इसमें भी ये भी इसका बेस है, तो बेस क्या होगा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर ए बी का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर ए सी का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से इतनी बात पता चल गई। अब ये जो हमने दोनों के बराबर किए थे सेपरेट अलग अलग करके, यहाँ से मैं पी क्यू की अगर वैल्यू निकालूं तो वो आ जाएगी ए बी इंटू में के, ठीक है। और यहाँ से अगर पी आर की वैल्यू निकालते हैं तो वो आ जाएगी के इंटू ए सी, ठीक है। इसको भी ऐसे लिख सकते हैं के ए बी और इसको के ए सी, ठीक है। अब यहाँ की जो पी क्यू की वैल्यू है उसको मैं यहाँ रख देता हूँ और जिसकी जो पी आर की वैल्यू है उसको रख देते हैं यहाँ पे। तो जब यहाँ पे वैल्यू क्यों रखी हमने यहाँ पर इसलिए रखी क्योंकि देखो ये हमने क्या कर लिया, ये ए बी और ए सी के टर्म में कर ली, तो पी आर और ए बी की वैल्यू अगर यहाँ रखूंगा तो वो ए बी और ए सी के टर्म में ही आ जाएगी, है ना। तो यहाँ से आ जाएगा क्यू आर अपॉन में बी सी इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ पी क्यू की वैल्यू क्या है के ए बी का होल स्क्वायर माइनस पी आर की क्या है के ए सी का स्क्वायर अपॉन में, ये तो चल ही रहा है इसको ऐसे ही चलने दो, ए बी का स्क्वायर माइनस ए सी का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक ये बताओ कोई प्रॉब्लम है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब क्या करेंगे, क्यू आर अपॉन में बी सी इज इक्वल टू इसका स्क्वायर करेंगे तो देखो क्या आएगा के स्क्वायर ए बी स्क्वायर माइनस में के स्क्वायर ए सी का स्क्वायर, ठीक है, अपॉन में ए बी का स्क्वायर माइनस में ए सी का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो के स्क्वायर दोनों में कॉमन आ रहा है, कॉमन आके बाहर आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा दोनों में से के स्क्वायर, अब के स्क्वायर रूट से कैंसिल होकर बाहर आ जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा क्यू आर इज इक्वल टू के बाहर आ गया, रूट में क्या रह जाएगा ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर माइनस ए सी का स्क्वायर, ठीक है, अपॉन में ए बी स्क्वायर माइनस में ए सी का स्क्वायर। अब ये बताओ इन दोनों में क्या डिफरेंस है, कोई फर्क नजर आ रहा है इनमें, कोई फर्क नजर नहीं आ रहा, कैंसिल हो गई, सॉरी क्यू आर अपॉन बी सी यहाँ पे लिखो, क्यू आर अपॉन बी सी किसके इक्वल आ गया अपना, क्यू आर अपॉन में बी सी हो गया के इक्वल। अभी मैंने आपको बताया था हमने इन दोनों को तो के मान ही लिया था, ये दोनों आपस में बराबर थे और वो के बराबर थे। हमने क्यू आर अपॉन बी सी जो इसकी तीसरी कॉरस्पॉन्डिंग साइड है उसको भी हमने उसके रेशो को भी के इक्वल प्रूव कर दिया, यानी कि ये तीनों ही, ये वाला भी क्यू आर अपॉन बी सी, अब ये तीनों रेशो बराबर हो गए, कोरस्पॉन्डिंग जो उनकी साइड से उनके तीनों के रेशो बराबर हो गए। तो जब तीनों के रेशो बराबर है तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो ट्रायंगल्स हैं, कौन कौन से ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। अगर ट्रायंगल सिमिलर है तो फिर उनके जो एंगल है एंगल बी और एंगल क्यू वो भी दोनों एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, यहाँ से ये हमारा प्रूव हो जाता है, ठीक है। अब देखो ये तो था एक प्रूव करने वाला क्वेश्चन, यहाँ से हम प्रूव कर दिया, लेकिन एक चीज यहाँ सीखने वाली और है, क्या है, ये दे रहे थे साइन बी बराबर है साइन क्यू, है ना। तो इनके जब साइन बराबर थे तो इनका एंगल भी बराबर था, तो ऐसा ही होता है। अब इसमें कॉन्सेप्ट क्या निकल के आता है, देखो पहले मैं इसको मिटा देता हूँ फिर बताता हूँ। तो देखो यहाँ से हमने क्या प्रूफ किया, यहाँ से हमने प्रूफ किया अगर साइन ऑफ बी बराबर है साइन ऑफ क्यू के तो एंगल बी बराबर होगा एंगल क्यू के। अब यहाँ से बात समझने वाली ये है, अगर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस आपस में बराबर है ना, तो उनके एंगल्स भी आपस में बराबर होंगे। ये चीज हमने यहाँ से सीखी है, जरूरी नहीं है साइन के लिए ही हो, कुछ भी हो सकता है। जैसे मान लो कॉस भी बराबर है कॉस क्यू के, तो यहाँ से भी जो एंगल भी होगा वो बराबर होगा एंगल क्यू के। इस चीज का हम क्वेश्चन में बहुत यूज करेंगे, यहाँ पर इसका इतना यूज नहीं क्योंकि ये
प्रूव करने वाला क्वेश्चन था, ठीक है। ऐसे ही tan के लिए भी होगा, अगर tan a बराबर है tan b तो a बराबर होगा b के, ठीक है। तो ये चीज हमने यहाँ से सीखी है। डायरेक्ट जब क्वेश्चन में करते हैं तो ऐसे काट के लिख देते हैं, tan से tan कैंसिल हो गया, a बराबर b, ठीक है ना। तो ये वो जो कॉन्सेप्ट था वो यहाँ से निकल के आया था। ये अपने आप में क्वेश्चन भी है और एक बहुत अच्छा सा कॉन्सेप्ट भी है जो कि मैं आपको बताने चाह रहा था, ठीक है। ठीक है, तो अब चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। बस दो चीजें और रह गई हैं आपकी, उसके बाद चैप्टर पूरा फिनिश हो जाए। ये क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। अब हम कुछ स्पेसिफिक एंगल्स की बात करेंगे, जैसे कि 0 डिग्री है, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। तो ये कुछ स्पेसिफिक एंगल्स हैं, उन पर हम बात करेंगे कि इनकी साइन की वैल्यू कितनी होगी। जैसे साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, वैल्यू का मतलब उसका जो p अपॉन h का जो रेशियो है वो कितना होगा, है ना। जैसे कि साइन 30 डिग्री होता है ना, साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2। तो इसका मतलब ये है कि 30 डिग्री वाला जो एंगल होगा उसके लिए जो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज का जो रेशियो होगा वो 1/2 होगा। समझ में आ रही बात। जो 30 डिग्री एंगल है उसके लिए जो साइन है यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज का रेशियो वो होगा 1/2। इसको हम साइन 30 की वैल्यू की तरह कह देते हैं, है ना। तो यहाँ पर आ जाएगा अपना एंगल थीटा। तो यहाँ पर जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं सबकी बात करेंगे। ये हो जाएगा साइन थीटा, यहाँ पर अपना 0 डिग्री के लिए, फिर 30 डिग्री के लिए, 45 डिग्री के लिए, 60 डिग्री के लिए और 90 डिग्री के लिए, ठीक है। एक टेबल अपने लोग बनाते हैं, बहुत इजी टेबल। लोगों को लगता है कि एंगल याद नहीं होते हैं, बहुत इजी है ना। ये हो जाएगा साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा हो जाएगा, सेक थीटा हो जाएगा और कॉट थीटा हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले साइन की केवल बस ओनली साइन थीटा की वैल्यू याद करनी है बस, और कुछ नहीं, ठीक है। साइन थीटा, साइन 0 डिग्री के लिए, साइन 0 डिग्री की वैल्यू होती है 0। कि मैं क्या कह रहा हूँ, केवल साइन थीटा की वैल्यू याद करनी है। साइन 0 डिग्री की वैल्यू होती है 0। साइन 30 की अभी मैंने बताई थी, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। साइन 30 डिग्री 1/2। साइन 45 डिग्री होता है 1/√2। साइन 60 होता है √3/2 और साइन 90 होता है 1। साइन 90 1। केवल साइन थीटा की वैल्यू याद रखने की जरूरत है। साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 और साइन 90 1। अब हम क्या करेंगे, देखो जो साइन थीटा की वैल्यूज है ना, ठीक उसको ऐसे करके उठा के ऐसे करके पलट दो, बस वही cos थीटा की वैल्यू होती है, ठीक है। cos 0 की वैल्यू पीछे से उठा के उल्टा ले आना इधर, cos 0 डिग्री की वैल्यू 1, cos 30 डिग्री की वैल्यू √3/2, cos 45 यही रहेगी 1/√2, उल्टा लाएंगे तो, ठीक है। cos 60 की वैल्यू ये आ जाएगी 1/2 और cos 90 की वैल्यू 0, ठीक है। तो मैंने क्या बताया अभी आपको, साइन थीटा की वैल्यू केवल हमें याद करनी है, बाकी cos की सेम इसको उठा के इधर पलट देंगे तो cos की वैल्यू हो जाएगी, है ना। तो ये अपनी cos की वैल्यू हो गई। एक सेकंड लाइन खींच लेता हूँ, थोड़ा टेढ़ा जाएगा, है ना। अब आती है tan की वैल्यू। अब देखो मैंने क्या कहा था, केवल साइन की याद करनी है, cos की तो उल्टा करके हो गया। tan की कैसे निकालेंगे, हमने आइडेंटिटी पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी, tan थीटा होता है वो होता है साइन थीटा बटे cos थीटा के, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला हमने पढ़ा था, उसी से निकालेंगे। tan थीटा क्या होता है, साइन अपॉन कॉस, साइन अपॉन कॉस। तो साइन 0 की वैल्यू क्या है 0 और cos 0 की वैल्यू है 1। अगर उन दोनों को डिवाइड करेंगे तो साइन 0 की वैल्यू आएगी 0, ठीक है। साइन 0 डिग्री की 0, साइन 30 डिग्री की, साइन 30 डिग्री की, इन दोनों को डिवाइड करो, साइन 30 वो सॉरी tan 30 की वैल्यू क्या होगी साइन 30 और cos 30 को डिवाइड करके, है ना। तो tan 30 डिग्री की वैल्यू 2 से 2 कैंसिल, 1/√3। साइन 45 1/√2 अपॉन 1/√2 1। साइन 45 डिग्री की वैल्यू 1। साइन 60 की √3/2 1/2, 2 से 2 कैंसिल √3। और साइन 90 आता है 1/0 जो कि होता है नॉट डिफाइंड या फिर जिसको इन्फिनिटी भी कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक और अपना फैंटास्टिक फैक्ट आता है जो कि मैं अभी आपको बताता हूँ। फैंटास्टिक फैक्ट क्या होगा, ध्यान से सुनना, ठीक है। इन दो चीजों में बहुत कंफ्यूजन रहती है, क्या है, अगर अगर हम किसी भी नंबर से 0 में डिवाइड करते हैं, अगर मैं 0 में किसी भी नंबर से डिवाइड करूंगा तो आंसर आएगा 0, ठीक है। लेकिन अगर मैं किसी भी नंबर में 0 से डिवाइड करूंगा तो वो होता है नॉट डिफाइंड या फिर इन्फिनिटी। अब सीधी सी बात है, जिस चीज को हम नहीं जानते उसको कहते हैं इन्फिनिटी, क्योंकि वहां तक किसी की पहुंच ही नहीं है। तो इसको चाहे नॉट डिफाइंड कह लो, जो चीज हम नहीं जानते वो इन्फिनिटी, नॉट डिफाइंड या फिर इन्फिनिटी। लेकिन एक आदमी कहा जाता है जो इन्फिनिटी को जानता था, कौन था, कमेंट में लिख के बताओ,
ठीक है। तो ये हो जाएगा साइन 90 की वैल्यू हो जाएगी, वो हो जाएगी नॉट डिफाइंड। ठीक है, अब आते हैं कोसेक। अब इसमें कुछ नहीं करना है, साइन का उल्टा होता है कोसेक, पढ़ा था साइन थीटा बराबर क्या होता है 1 कोसेक थीटा, है ना। तो साइन थीटा की वैल्यू, जो कोसेक थीटा की वैल्यू है वो साइन की ठीक उल्टी हो जाएगी, है ना। तो जीरो का क्या करेंगे 1/0 करेंगे, 1/0 करेंगे नॉट डिफाइंड, cos 0 नॉट डिफाइंड, cos 30 साइन 30 का उल्टा 2, cos नहीं है सॉरी कोसेक है, कोसेक 45 1/√2 का उल्टा √2, कोसेक 60 की वैल्यू हो जाएगी 2/√3, कोसेक 90 की वैल्यू हो जाएगी 1, 1 का उल्टा करेंगे 1 ही रहेगा। ठीक है, सेक की क्या होगी, सेक के लिए कॉस को उल्टा कर देंगे 1/1 करेंगे 1 ही रहेगा। सेक थीटा 30 डिग्री को √3/2 करेंगे 2/√3। सेक 45 कॉस 45 को उल्टा करेंगे √2, सेक 60 हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा सेक अपना 90 नॉट डिफाइंड। ठीक है, क्योंकि जीरो 1/0 करेंगे नॉट डिफाइंड आ जाएगा। अब कॉट की वैल्यू और रह गई, इसको थोड़ा नीचे लिख लेता हूँ, कॉट थीटा की वैल्यू। ठीक है, कॉट के लिए क्या करेंगे, कॉट के लिए 10 को उल्टा कर देंगे, 1/0 करेंगे नॉट डिफाइंड हो जाएगा, √3 करेंगे √3 हो जाएगा, 1 का 1 ही रहेगा, कॉट 1/√3 हो जाएगा, 1 नॉट डिफाइंड है, इसका क्या मतलब हुआ 1 नॉट डिफाइंड। अरे भाई नॉट डिफाइंड का क्या मतलब है 1/0, इसका जब उल्टा करेंगे तो हो जाएगा 0/1, तो ये तो 0 ही होगा ना। ठीक है, तो कॉट 90 की वैल्यू हो जाएगी, सॉरी कॉट 90 की वैल्यू हो जाएगी 0। तो ये हो गई अपनी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर सम स्पेसिफिक एंगल्स का चार्ट। हमने कुछ किया, हमने केवल मुझे साइन थीटा की वैल्यू याद थी, उसी से हमने सबकी वैल्यू निकाल दी। साइन 0 0 होता है, साइन 30 1/2, 45 1/√2, 60 √3/2, 90 1। अब हमें जिसकी भी वैल्यू निकालनी है वो हम इसी से निकाल देंगे। ठीक है, अब इसके रिगार्डिंग एक एग्जांपल के तौर पर इसका एक क्वेश्चन करते हैं, जिसमें अभी तक हमने जो पिछला वाला किया था है ना कॉन्सेप्ट वाला, वो और प्लस सारी चीज इसमें कवर हो जाएगी। ठीक है, पहले मैं इसको जरा इरेज कर देता हूँ 1 2। तो भाई अभी जो मुझे वो क्वेश्चन कराना था एग्जांपल के तौर पर है ना, वो हम अगली वीडियो जो आएगी अपनी क्वेश्चन वाली उसी में कराएंगे, क्योंकि वरना अगर मैं वो वाला क्वेश्चन कराऊंगा तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। याद दिला देना वो क्वेश्चन बताया कौन सा, वो है एग्जाम्पल नंबर 7 जो एनसीईआरटी का है, एग्जाम्पल नंबर 7 वही मैं अभी क्वेश्चन कराने वाला था, लेकिन वो अब अगली क्वेश्चन वाली वीडियो में ही कराएंगे। ठीक है, उसके बाद अपना जो टॉपिक आता है वो आता है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, जो कि बड़ा खतरनाक, सबसे जो टफेस्ट पोर्शन है ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का वो है ये, लेकिन मुझे तो बड़ा इजी लगता है। ठीक है, तो उन सब में तो ये ठीक है, क्योंकि इसमें केवल 3 ही आइडेंटिटी है ना। कौन कौन सी है, सबसे पहले साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। देखो जैसे मैं लिखवा रहा हूँ, अब सबका लिखने का तरीका अलग अलग होता है, लेकिन वो तीनों बनती वैसी हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। दूसरी कौन सी होती है, दूसरी होती है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तीसरी होती है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है। पूरा खेल जितने भी क्वेश्चंस आते हैं कठिन कठिन वो सब इन्हीं पर बेस्ड होते हैं। अब देखो हैं तो ये 3 ही, लेकिन इनकी 3 3 3 3 होकर 9 बन जाती हैं। ठीक है, तो इससे 2 और आइडेंटिटी बनती है, वो सबको पता है। इनसे क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये टर्म जो होते हैं ना वो क्वेश्चंस में यूज होते हैं, याद याद रखना। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हम कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसी जो ये वाली आइडेंटिटी है उसमें भी अपने 2 पार्ट हो जाते हैं। कौन कौन से, एक तो हो जाता है tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, एक हो जाता है sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, सेम टू सेम ये वाली है, इसमें भी ऐसे 2 पार्ट हो जाते हैं। cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाता है cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, और एक अपना पार्ट कौन सा हो जाता है cosec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, इसको इधर ले जाएंगे 1। ठीक है, तो कुल मिलाकर ये 9
फॉर्मूले टाइप की हैं जो हमारे वो बन जाती हैं। ठीक है, अब देखो ये वाला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, ये तो बड़ा इजी है। क्वेश्चन में बहुत बार साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की टर्म आएगी जिसकी जगह पर हमें 1 लिखना पड़ेगा या फिर 1 की जगह पर हम इसका यूज करेंगे। ये जो दो क्वांटिटी है, अब क्योंकि इनमें माइनस का भी खेल है ना, क्योंकि ये दोनों साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाते हैं, तो इनमें तो इतना ज्यादा रहता नहीं है, इनमें माइनस का भी आ जाता है, ये इस तरीके से करके। तो यहाँ से एक जो डेरिवेशन टाइप का है वो आता है, और वो एक कॉन्सेप्ट भी है प्लस एक क्वेश्चन भी है ना, जो मैंने अभी जैसे पहले वाला कराया था उसी हिसाब से। क्या है, जो ये वाले होते हैं, देखो ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस में टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है ये 1। अब देखो इसके लिए हमें जो नॉर्मल आइडेंटिटीज होती हैं वो पता होनी चाहिए। अभी मैं सारी आइडेंटिटी लिखवाऊंगा जो कि हर एक क्वेश्चन में यूज होती है ना। रोके रहना 2 मिनट के लिए। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, तो ये क्या हो गया, अगर मैं सेक को ए और टेन को बी मान लूँ तो ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ठीक है, ए माइनस बी सेक थीटा प्लस टेन थीटा ए प्लस बी इज इक्वल टू कर दूंगा 1 से। ठीक है, अब ये दोनों का यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ टेन थीटा माइनस में सेक थीटा, ये हो जाएगा इज इक्वल टू 1 अपॉन में सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ये चीज जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सेक थीटा माइनस टेन थीटा रेसिप्रोकल होता है सेक थीटा प्लस टेन थीटा के। ठीक है, ऐसे ही ये भी उल्टा भी कर सकते हैं, सेक थीटा प्लस टेन थीटा जो होगा वो माइनस होगा। ये टर्म बहुत बार हम क्वेश्चंस में यूज करने वाले हैं, जो कि आगे आने वाले क्वेश्चन होंगे। इनसे जो बड़े बड़े क्वेश्चंस होते हैं ना वो बहुत इजी हो जाएंगे। सेम टू सेम इस वाली जो आइडेंटिटी है उसके लिए सेम टू सेम बिल्कुल। यहाँ से हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट, तो कोसेक प्लस कॉट और कोसेक माइनस कॉट। ठीक है, ये वाला भी लिखवा दूं, देखो डायरेक्ट लिखवा देता हूँ, क्या हो जाएगा कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा जो है वो रेसिप्रोकल हो जाएगा 1 अपॉन कोसेक थीटा प्लस में कॉट थीटा। ठीक है, तो इसमें बस इतना ही कुछ बताना था। ये सारे कॉन्सेप्ट हैं, ठीक है, ये जो है वो सारे क्वेश्चंस में यूज होने वाले हैं। अब जो रेगुलर जो आइडेंटिटी रह गई है ना वो, और सारे फॉर्मूले अभी लिखवा देता हूँ, वो सारे ही अगली वीडियो में क्वेश्चंस में हम लोग यूज करेंगे। क्वेश्चंस वाली जो अगला पार्ट है वो इसी के जस्ट बाद आने वाला है। ठीक है, तो वो आप लोग जरूर देख सकते हैं। तो भाई जो नॉर्मल आइडेंटिटीज हैं वो कौन कौन सी हैं, सबसे पहले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बहुत बार यूज होती है वो है अपनी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सबको पता है, ए प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है, यहाँ पर जितनी भी जगह जो नॉर्मल में ए भी यूज हो रहा है वहां पर कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यूज होगा। ठीक है, जैसे ए की जगह पे साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये तो हर जगह हर लगभग 90% क्वेश्चंस में इसका हम यूज करेंगे। ठीक है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए माइनस बी का वो सब आपको पता होगा। ठीक है, वो छोटे छोटे फॉर्मूले। क्यूब वाले भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं जिनमें यूज होती हैं। ठीक है, तो ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी। ठीक है, माइनस वाले के लिए सेम टू सेम माइनस हो जाएगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में ए माइनस बी। कोई प्रॉब्लम यहाँ से नहीं है। एक और होता है क्या चीज, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, और ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक है, ये कुछ जनरल फॉर्मूले हैं, ए प्लस बी का होल क्यूब ए माइनस बी का होल क्यूब, और इनका भी यूज जो अच्छे क्वेश्चंस आते हैं 8 नंबर के जो आते हैं उनमें यूज होता है। ठीक है, एक और आता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कि सबसे, अब देखो क्या करना है, ए प्लस बी का होल क्यूब पता है, ए प्लस बी का होल क्यूब होता है, सॉरी ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, अब कहीं किसी भी क्वेश्चन में हमको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जरूरत पड़ जाती है इसकी वैल्यू निकालने के लिए, किसकी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो मैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कहाँ से लाऊंगा, क्योंकि देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का तो फॉर्मूला होता है, लेकिन ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का नहीं होता। तो हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह पे अगर मैं 2ab को इधर भेज दूं तो हम ये लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम किसी भी क्वेश्चन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab हम इसमें लिख सकते हैं। ठीक है, ये जो कुछ आइडेंटिटीज है नॉर्मल ये मुझे बतानी थी। एक दो चीज और रह गई, जैसे कि
अगर कहीं पर भी लिखा हुआ है साइन थीटा का होल स्क्वायर, तो इसको लिखने की एक अलग फैशन है आजकल, वो क्या है, इसको हम लिखते हैं साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, साइन थीटा का होल स्क्वायर क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा होता वही है, केवल इसको साइन के ऊपर लगा देते हैं वैसे ही क्यूब में भी होता है, अगर साइन थीटा का होल क्यूब है तो क्या लिखेंगे, साइन क्यूब थीटा। ठीक है, इनवर्स होगा अगर माइनस की पावर होगी तो वो नहीं होगा, जैसे कि साइन थीटा की पावर -1, वो जो है वो साइन इनवर्स थीटा नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि ये जो है वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जो कि हम 11th-12th में पढ़ते हैं, है ना, ये इसके इक्वल नहीं होगा। अगर साइन थीटा का होल इनवर्स लिखा हुआ है तो वो होगा 1/sin थीटा। थीटा का जो माइनस की पावर होती है उसका मतलब रेसिप्रोकल से ही होता है, तो इनवर्स जो होगा वो 1/sin थीटा होगा। ठीक है, तो इतनी सारी चीजें मुझे बतानी थी। एक क्वेश्चन रह गया जो कि मैं एग्जांपल इसी वीडियो में कराने वाला था, लेकिन वो हम कराएंगे अगली क्वेश्चंस वाली जो वीडियो आने वाली है वो, उसमें हम सारे पीवाईक्यूज लेटेस्ट जितने भी हैं, यूपी बोर्ड वाले भी, सीबीएसई वाले भी। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही था। अब कमेंट में ये जरूर बता देना कि वीडियो कैसी लगी, और इस वाली वीडियो में भी और जो क्वेश्चंस वाली वीडियो है अगली पीवाईक्यूज वाली, उसमें भी ये जरूर लिख के बताना कि अगला चैप्टर कौन सा चाहिए। ठीक है, अब जो अगले क्वेश्चंस वाली वीडियो है उसमें मिलते हैं। ठीक है, तब तक के लिए बाय।